बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ पे बेटियों को लेके बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया जाता है कि जी अब इनकी शादी हो गई है तो ये अपने घर वाली हो गई हैं, ये पराई हो गई हैं, हमारे घर से इनका वास्ता नहीं रहा, अब तो जी हम अकेले रह गए हैं, ये अपने घर वाली हो गई हैं। तो भाई अपने घर वाली हुई हैं, इट्स मीन ठीक है, शादी हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि भाई अपने घर वाली हो गई हैं तो अब सारी जिंदगी उन्होंने माँ बाप के पास आना ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ना ऐसा होता है, और हर माँ बाप ऐसे करते भी नहीं है। लेकिन हमारे माशरे में अभी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। उन बच्चियों के साथ जिनको सारी जिंदगी पहले पैदा किया जाता है, फिर पाला जाता है और अपने ही हाथों से शादियां की जाती हैं, और उसके बाद शादी करते ही एक दिन में जी वो पराई हो जाती है। यानी कि पहले 20 से 25 साल उनको पाला जाता है, उसके बाद एक दिन में ही वो पराई हो जाती हैं। क्या हमारे माशरे में ऐसा होना चाहिए? बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि बेटियों से ज्यादा अपने बेटों को ऊपर तरजीह देते हैं। उनकी स्टडीज पर, उनकी देखभाल पर, उनके खाने पीने पर, उनकी हर चीज पर, उनके कपड़ों पर A to Z अपने बेटों के ऊपर तरजीह देते हैं बेटियों से ज्यादा। और ज्यादातर फिर उन्हीं लड़कियों के साथ यही कुछ होता है जो माँ बाप फर्क रखते हैं अपनी बेटियों और बेटों पे। फिर मेजोरिटी ज्यादातर लड़कियों की ही होती है जो कि शादी करते ही पराई की जाती हैं। बेटी नहीं, बेटी के नसीबों से डर लगता है। पहले जमाने में लोग क्या करते थे, जब बेटी होती थी ना तो उसको जिंदा ही दफन कर देते थे और जिंदा ही मार देते थे। लेकिन आज के जमाने में क्या हो रहा है, उसको जिंदा रखा जाता है, जिंदा रख के उसको मारा जाता है। हम भाइयों के खिलाफ नहीं है, भाई बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो बहनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। लेकिन मैं मेजोरिटी उन फैमिलीज की बात कर रही हूँ जिनके घरों में ये बहुत ज्यादा होता है ऐसे कि बेटियों के ऊपर बेटों को तरजीह दी जाती है। हम बेटियों का तो कोई घर ही नहीं होता, ना माँ बाप छोड़ के जाते हैं। जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमारा इतना हक नहीं होता कि हम अपने माँ बाप के घर में जाकर एक दिन आराम से सुकून का सांस ले लें। ना वो कोई कमरा छोड़ के जाते हैं, ना कोई हमारे वहां पर कोई ऐसी चीज होती है जहां पर हम जाकर रह सकें। वहां पर हमारा कुछ भी नहीं रह जाता, क्योंकि वो जो घर के हिस्से होते हैं वो अपने बेटों को दे गए होते हैं। और बेटियों को स्पेशली पराया ही इसीलिए किया जाता है कि जी अपना हिस्सा ना मांग लें, क्योंकि जब वो अपना हिस्सा मांगती हैं तो सबको बड़ा बुरा लगता है कि इसने जी अपना हिस्सा मांग लिया है, बेटी होकर हिस्सा मांग लिया है। खैर मेरी अपनी भी बेटी हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बेटियों को बहुत अच्छे तरीके से रखूँ। उनकी स्टडीज़ में मैं ऐसे ही नहीं करती कि अगर मेरा बेटा है तो वो किसी और स्कूल में, अच्छे स्कूल में जा रहा है, और जो बेटियां हैं उनको सस्ते वाले स्कूल में करवा दिया है। मैं बिल्कुल भी ऐसा करना पसंद नहीं करती। मेरे बेटियां और बेटा एक ही स्कूल में जाते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है उसी स्कूल में जाते हैं। मैं बिल्कुल भी उनमें डिफरेंस नहीं करती। स्पेशली उन पेरेंट्स को जिनकी बेटियां हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी बेटियों को अगर आप लोग पैदा करते हो, पालते हो, पढ़ाते हो, लिखाते हो, तो खुदारा उनके रिश्तों के लिए भी बेहतरीन इंतखाब करें। ऐसा मत करें कि जी ये 23-24 साल की हो गई और इसका रिश्ता नहीं हुआ तो अब इसको हम कोई भी लड़का देख के तो बस हम इसे बोझ समझ के हम इसको फेंक दें। ऐसे मत करें। अपनी बेटियों का अच्छा रिश्ता ढूंढ के उन्हें पाल के, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, उनका अच्छा रिश्ता ढूंढ के फिर उनको उनकी शादी करें, तसल्ली करके कि लड़का अच्छा है, उसकी जॉब अच्छी है। उसकी शक्ल मत देखें, उसकी जॉब देखें कि वो कमाता कितना है। वो अच्छी तरीके से कमा के आपकी बेटी को, उसके बच्चों को पाल लेगा, अच्छे तरीके से उसे संभाल लेगा। क्योंकि स्पेशली हमारे माशरे में क्या होता है कि जब कोई लड़का कमाता नहीं ना है उसकी कोई इज्जत नहीं होती, क्योंकि हमारे माशरे में इज्जत पैसे की है। तो जब वो कमाता नहीं ना है तो सारा जुल्म उसकी बीवी के ऊपर होता है, उसको नौकरानी बनाकर रखा जाता है। अब इसमें कसूर उस बेटी का तो नहीं है ना, इसमें कसूर उसके हामिन का है जो कमाता नहीं है। और फिर कई माँ बाप तो मैंने ऐसे देखे हैं, वो अपने बेटों की इसलिए शादी कर देते हैं जी ये ऐसा सही नहीं होता तो यदि शादी कर दो तो सही हो जाएगा, कमान लग पाएगा, ए सीधे राह नहीं चलता पे, यदि शादी करो सीधे राह चल पाएगा। और फिर माँ बाप कह देते हैं जी इसके नसीब नहीं अच्छे, इसके नसीब ऐसे हैं, ये बेटी है, ये इस वजह से ऐसी है। इसलिए अपनी बेटियों के लिए बेहतरीन रिश्ते का इंतखाब करें ताकि कल आने वाला जो कल है वो आपकी बेटी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके और उसके बच्चे बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि जब आपकी बेटी अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी ना तो वो अपने बच्चों की तरबियत भी ऐसी करेगी कि उनकी तरबियत भी अच्छी हो। तो इतने से फ़र्क से आप लोगों की नस्लें संवर सकती हैं। क्योंकि जब पेरेंट्स अपने बच्चियों में फ़र्क करना छोड़ेंगे, उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे, उनको अच्छा पढ़ाएं लिखाएंगे, अच्छा खिलाएं पिलाएंगे, उनकी अच्छी जगह शादी करेंगे, उसकी खुशहाल ज़िंदगी होगी तो उसके बच्चे भी खुशहाल रहेंगे। वो खुशनुमाई से अपने बच्चों की तरबियत करेगी और जो हमारी आने वाली नस्लों से बेहतरीन माशरा हमारा बनेगा। जो जितनी बेटियां होंगी इस तरीके से उनको दीन की तरफ लेकर आएँ, उनका रुझान दीन की तरफ करें ताकि वो खुद भी नमाज पढ़ें, अपने हामिदों को भी पढ़ाएं, अपनी औलादों को भी पढ़ाएं, उनकी तरबियत अच्छी करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें संवर जाएं। खैर ये मामला तो चलते रहेंगे और इस पर डिस्कस भी चलती रहेगी।
तो आज मैं बना रही थी देसी मुर्गा, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। बहुत ज़बरदस्त बनता है और जो मैं बनाती हूँ ना, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, बहुत मज़े का बनता है। तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी क्यों ना आप लोगों को बताई जाए, ताकि वो बहनें जिनको देसी मुर्गा बनाना नहीं आता या बनाने में कोई मसला रहता है तो वो उनकी प्रॉब्लम मैं हल कर सकूं। तो यहाँ पे मुर्गा जो था ना, वो काफ़ी बड़ा था, तकरीबन 3-4 किलो का था। तो मैंने इसको आधा कर लिया, यानी आधा मैंने फ्रीज कर दिया था और आधा मैंने बना लिया था। आप लेग पीस देख सकते हैं, इसका लेग पीस कितना बड़ा है। यहीं से आपको अंदाजा हो गया होगा कि मुर्गे का साइज क्या है। तो इसके अंदर मैंने 2 प्याज लिए थे, साथ मैंने इसमें किलो टमाटर लिए थे, उसको काट लिया था। और साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें, इन सबको मैंने डाल के इसमें थोड़ा सारा नमक, हल्दी और लाल मिर्चें और थोड़ा सारा पानी डाल के मैंने दम पे रख दिया था। और इनको तकरीबन 1 घंटा इसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था। जब ये पक के मुर्गा अच्छे तरीके से गल गया था, उसके बाद मैं इसके टमाटर के छिलके ऊपर से आप देख सकते हैं अलहदा कर लूँगी। और अलहदा करने के बाद जब मैं इसका जो पानी थोड़ा सारा रह गया वो भी मैं इसका खुश्क कर लूँगी। खुश्क करने के बाद इसको मैंने भूनते जाना है। इसकी बुनाई जो है ना, वो थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ये थोड़ा सख्त होता है और देसी मुर्गा होता है और इसके अंदर एक अपनी थोड़ी हमक सी भी होती है। तो इसको अच्छे तरीके से भूनना है, इतना भूनना है कि ये अपना जो पानी है वो सारा खुश्क कर दे। और ऑयल तो मैंने इसके अंदर थोड़ा पहले ही डाल दिया था जब मैं इसको भुनाई करने लगी थी। साथ ही इसमें थोड़ी सारी मैंने हरी मिर्चें काट के डाल दी थी। और देगची जिसमें मैंने इसको पकाया था, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने इसको बड़ी देगची में पकाया था। अब मैं इसको कढ़ाई में डाल दूंगी। बाजार से हम जितनी कढ़ाई खाते हैं ना, वो लोग भी ऐसी करते हैं, पहले इसको प्रेशर में पका लेते हैं, उसके बाद इसको कढ़ाई में डाल के पकाते हैं। लेकिन मैं प्रेशर में नहीं पकाती, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रेशर में पकाने से मुर्गे का अपना असर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने देगचे में ज़्यादा सारा पानी डाल के इसको अपने ही पानी में, अपनी ही यखनी में पकने दिया था। जब इसका बुनाई का टाइम आता है ना, तब आप इसको कढ़ाई में डालें ना, तो बहुत अच्छी कढ़ाई तैयार होती है बन के। बस आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ, इसकी शक्ल बदलती जा रही है, इसका पानी खुश्क होता जा रहा है और ये कढ़ाई ऑयल छोड़ती जा रही है। बस फिर मैंने एंड पे इसके अंदर काली मिर्चें डालनी है और ज़बरदस्त सी कढ़ाई बनकर रेडी है। तो ये देखें जी, कढ़ाई को खाने की बाद की हालत बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। आप भी घर में इसको बना के लाजमी ट्राई करिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।